याद रखो नागर, मैं मगरिब से तुम्हारे लिए अमन और रोशनी का पैगाम बनकर आया हूं। गलत कहते हो सौदागर, मगरिब में जाकर तो सूरज भी डूब जाता है, वहां से रोशनी कभी नहीं आ सकती। सौदागर आ गया, मानो। बस्ती वालों से कहो सब साहिल पर जमा हो जाए। अच्छा हुआ सौदागर आ गया, हमारे पास खाने पीने का सामान बस खत्म ही होने वाला था। हमारा दोस्त हमेशा वक्त पर ही आता है। एक वक्त था कि तुम्हारे जजीरे के मोतियों की बड़ी मांग थी, लेकिन अब नहीं। मगर ऐसा क्यों है दोस्त? घबराने की जरूरत नहीं है। मोतियों की कीमत कितनी भी गिर जाए, लेकिन मैं तुम्हें तुम्हारी कौम की नजरों में नहीं गिरने दूंगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि लोग तुम्हारी सरदारी से बददिल हो जाएं। मैं पहले की तरह खाने पीने की तमाम चीजें साथ लेकर आया हूं। मुझे तुम्हारी दोस्ती पर भरोसा है। मैं जानता था कि मौसम खराब होने के बावजूद तुम वक्त पर जरूर आओगे। दोस्त, हमारे यहाँ खाने पीने की चीजें खत्म होने वाली हैं। इस बार मुझे काफी मोतियों की जरूरत है। आजकल जवार भाटा और खराब मौसम की वजह से सीप गहरे पानी में चले जाते हैं, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि तुम्हारी मांग पूरी हो जाए। तुम्हें ऐसा करना पड़ेगा, इसलिए कि अगर बहुत से मोती न हुए तो सस्ते दामों बेचकर मुझे क्या मुनाफा होगा। मैं समझता हूँ। ये क्या है गोरे चाचा? बेटे, इसे मत छू। मैं तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छा खिलौना लेकर आया हूँ। ये देखो। इससे क्या करते हैं गोरे चाचा? इससे लोगों को मारते हैं। जब कोई बच्चा तुम्हारा कहना न माने तो उसे इससे डराना, ऐसे। हाँ, इससे तो मैं मोती को डराऊंगा, चंदा को डराऊंगा और तारा को डराऊंगा। बहुत होशियार हो गया है राजू। मैं चाहता हूं दोस्त कि अगर राजू पढ़ लिख जाए तो इस इलाके का मुस्तकबिल संवर जाए। वो यहाँ का होने वाला सरदार है। इस बार मैं वापस जाऊं तो उसे मेरे साथ कर देना। मेरा मुल्क इस पत्थर को तराश के हीरा बना देगा। नहीं राजू, अब न करना। ये तो क्या ले है? बस डर गई। ये खिलौना तो मुझे गोरे चाचा ने ला के दिया है। गोरे चाचा के पास एक और खिलौना है, जब बड़ा हो जाऊंगा तो वो भी मुझे मिल जाएगा। बस रहने दे, बड़ा हो जाऊंगा। ये भी पानी में फेंक दे। तुम दोनों की तो कट्टी हो गई थी, फिर पास बैठे हो। हमारी मर्जी। तू कौन है? चल भाग। नहीं भागता। सरदार का बेटा होगा तो अपने घर नहीं जाएगा। नहीं नहीं। जो जी चाहे करो सरदार, लेकिन एक बात याद रखना, मैं जिस जजीरे से बर्बाद होकर यहां आया था, वहां भी एक सौदागर इसी तरह आता था। वो अनाज भी लाता था और रेशम भी। वो दोस्त भी था और हमदर्द भी। लेकिन एक दिन उसका अनाज, उसका रेशम और उसकी दोस्ती वो अंधेरा बन गई जिसमें मेरे वतन की आजादी का सूरज डूब गया। तुम बेफिक्र रहो, हम अपनी बुराई भलाई तुमसे बेहतर समझते हैं। कल मैं राजू को सौदागर के साथ पढ़ने के लिए भेज रहा हूं। जब वो वापस आएगा तो मेरा सहारा होगा, आजादी का मुहाफिज होगा।
کے انتظار میں ہم اور ہمارے بچے کب تک بھوک سے تڑپتے رہیں گے؟ بتاؤ سردار۔ تمہارے سوال کا بس ایک ہی جواب ہے کہ سوداگر کا انتظار کیا جائے۔ وہ میرا دوست ہی نہیں، تم لوگوں کے دکھ درد کا ساتھی بھی ہے۔ دکھ تو یہ ہے سردار کہ ہماری زمینیں بنجر ہو چکی ہیں، ہمارے کھیت خاک اڑانے لگے ہیں۔ پہلے ہم محنت بوتے تھے اور سکھ اگاتے تھے، لیکن آج حالت یہ ہے سردار کہ سوداگر نہ آئے تو ہم سب کا پیٹ نہیں بھرتا۔ سردار، میرا بچہ مر گیا ہے سردار، بھوک نے اس کی جان لے لی ہے، میرا بچہ۔ اس کی کھلی آنکھیں سوداگر کا انتظار کرتے کرتے پتھرا چکی ہیں سردار۔ جواب دو کہ تم نے پوری قوم کو وہ آنکھ کیوں بنا دیا ہے جو کچھ دیر ایک اجنبی کا انتظار کرتی ہے، کچھ دیر روتی ہے اور پھر پتھرا جاتی ہے۔ میں نے تمہیں صرف دوستی کا حق دیا ہے ناگر، ساری قوم کی زبان بننے کا اختیار نہیں۔ تم تو ہمارے دوست ہو اور دوست مشکل وقت کا سہارا بنتے ہیں۔ جو کشتی بھمر میں پھنس چکی ہو اسے سہارا دینے والا بھی ڈوب جایا کرتا ہے سردار۔ یہ ننگے جسم، یہ بھوکے پیٹ، یہ روتی ہوئی آنکھیں، یہ زرد چہرے، یہ جسموں سے جھانکتی ہوئی ہڈیاں، یہ ساری زندہ لاشیں اور تمہارے قدموں میں پڑی ہوئی یہ بے جان لاش تم سے سوال کرتی ہے سردار کہ تم نے اس وطن کے مستقبل کو ایک سوداگر کے بھروسے کے قدموں میں کیوں ڈال دیا ہے؟ میرے دوست کو اجنبی کہہ کر نہ پکارو ناگر، سوداگر ہمارا محسن ہے، وہ آئے گا اور ضرور آئے گا۔ اس دفعہ 12 سال بعد میرا راجو پڑھ لکھ کر اس کے ساتھ آ رہا ہے۔ وقت کی کوئی دیوار، سمندر کا کوئی طوفان میرے دوست کا راستہ نہیں روک سکتا۔ ناگر، سن رہے ہو یہ آواز جو تمہاری آواز سے بہت اونچی ہے؟ سوداگر آ گیا، میرا اپنا راجو آ گیا۔ چلو چلو اس کا استقبال کریں، چلو سب مل کر اس کا استقبال کریں۔ کہاں جا رہی ہے؟ چھوٹے میرا ہاتھ، دکھا رہی آج تیرا کیوں آ رہا ہے؟ ہر سال تو وہ چلا جاتا تھا، مگر اب کے نہیں جائے گا، پھر پکڑنا میرا ہاتھ، کاٹ کے پھینک دے گا تجھے۔ دیکھ لوں گا میرے پیار کے بیچ میں راجو تو کیا دنیا بھی آ جائے تو کچل ڈالوں گا۔ بابا بابا اٹھو نا، تمہیں کیا ہو گیا؟ کچھ بھی نہیں ہوا بیٹی۔ بابا اس کی ماں چلی گئی ہے نا، چلو اسے اپنے گھر ساتھ لے دیں۔ یہ مر چکا ہے بیٹی۔ اور خوش نصیب ہے وہ جو غلامی آنے سے پہلے آزادی کی موت مر جائے۔ ارے جلدی بھاگ موتی، راجو کنارے پہنچ گیا ہوگا، چل۔ بابا، راجو میرے بیٹے۔ ہلو دوست، کہو خیریت سے تو ہو؟ آل رائٹ، سب ٹھیک ہے۔ ہم نے راجو کو بہت کچھ پڑھا دیا ہے، اب اس کی تعلیم مکمل ہو گئی ہے۔ تمہارا بہت بہت شکریہ دوست۔ یہ میری بیٹی ایلس ہے، راجو کے ساتھ پڑھتی رہی ہے۔ تمہارا وطن دیکھنے کا شوق تھا اس لیے ساتھ آ گئی۔ اچھا کیا جو تم میری بیٹی کو ساتھ لے۔ یہ بہت شرارتی لڑکی ہے بابا، مجھے بہت تنگ کرتی تھی۔ تم بھی کسی سے کم نہیں، میں بابا کو تمہاری ہر شرارت بتاؤں گی۔ یہ عمر ہی شرارتوں کی ہے، آؤ چلے۔ یہ میرا دوست ہے قربان بابا، پڑھنے کے بعد اپنے وطن واپس جا رہا تھا لیکن میرے ساتھ ہی چلا ہے۔ تو کیا چلا جاؤں؟ ارے ارے، ایسی بھی کیا بات ہے، تم تو ہمارے مہمان ہو، آؤ چلو۔
سر اب میں واپس جا سکتا ہوں؟ ٹھیک ہے، لیکن وقت پر آ جانا، مجھے انتظار نہ کرنا پڑے۔ راجو، ہاتھ ٹوٹ گیا، پھول بھی مٹی میں مل گئے۔ کوئی بات نہیں چندا۔ بابا لڑکی کون ہے؟ شاید سوداگر کا ترازو ہے بیٹی۔ ارے بھائی کیا بات؟ ذرا ساتھ تو جھکانا۔ کیوں؟ ابے ہار پہنانے ہیں، کوئی گردن تو نہیں کاٹنی کیکڑے؟ کچھ محسوس کیا تم نے؟ ہاں، بڑا عیاش معلوم ہوتا ہے۔ تو واپس چلے چلو، کہیں پھر نہ آ جائے۔ راجو تمہارا ہی نہیں، میرا بھی بیٹا ہے، میں نے جو کچھ کیا میرا فرض تھا۔ کبھی ہمارا کام بھی اپنا فرض سمجھ کر لیا کرے انکل۔ تم خاموش رہو۔ ہاں دوست، ہمارا ٹینٹ پرانی والی جگہ پر لگوا دیا ہے۔ آپ لوگوں کے آنے سے پہلے ہی لگوا دیا ہے۔ اب آپ لوگوں کے آنے کی خوشی میں جشن ہوگا، اس کے بعد آپ لوگ جائیں گے۔ کیا کوئی ناچ گانے کا پروگرام ہے؟ تجھے کوئی اعتراض ہے؟ نہیں یار، مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ مجھے تو انتظار ہے جب ہمارے سامنے دہکتی مچلتی پھڑکتی جوانیاں یہ حسن کی کہانیاں ناچ کریں گی۔ چاچا جی، چاچا چاچا چاچا، یہ پروگرام کب ہوگا جی؟ صبر کرو، سورج ڈھلنے کے بعد۔ سنو، چندا سے کہو کہ آج ہمارا راجو اور ہمارا دوست بہت دور سے آئے ہیں، آج وہ جتنا ناچ سکتی ہے ناچے۔ بہت اچھا۔ ایلس، اس جشن میں آج تم بھی ناچنا۔ اچھا ڈیڈی۔ کیا ایلس کو ناچنا بھی آتا ہے؟ ایلس نے تمہاری زبان راجو سے اور یہاں کے ناچ ایک خاص آرٹ اکیڈمی میں سیکھے ہیں۔ یہاں آنے کے لیے بہت بے چین تھی۔ کہہ جو دیا میں نے نہیں ناچوں گی۔ بڑی آئی ولایتی مرغی کہیں گی، ایسے بستی میں داخل ہوئی تھی جیسے بس اس کے باپ کی ہے۔ کیسی باتیں کرتی چندا، کتنی بار کہا کہ ایلس میرے ساتھ ولایت میں پڑتی رہی اور بس۔ تیرے ساتھ پڑھنے کا مطلب یہ تو نہیں کہ اس طرح تیرا ہاتھ پکڑ کر کھینچے، تجھے پیار بھری نظروں سے دیکھ۔ ولایت میں یہ سب باتیں بری نہیں سمجھی جاتی چندا، وہاں کی لڑکے اس قسم کی حرکتیں کرتی رہتی ہیں۔ تو ولایت میں تو یہ سب کچھ کرتا رہا ہے، میرا مطلب ہے لڑکیاں تیرے ساتھ اس قسم کی حرکتیں کرتی رہی ہیں۔ نہیں تو دیکھ راجو، کان کھول کر سن لے اور اپنی اس ولایتی مرغی سے بھی جا کر کہہ دے کہ ولایت میں بے حیائی چلتی ہوگی لیکن یہاں نہیں چلے گی۔ نہیں چلے گی۔ وعدہ؟ اب تو میری بات مان لے اور جشن میں ناچنے سے انکار نہ کر، کہیں تیرے انکار پر بابا نہ بگڑ جائے۔ میں نہیں ڈرتی کسی سے، لیکن جشن میں ایلس تو ضرور ناچے گی۔ اس سے کہنا پہلے وہ اپنی چال تو ٹھیک کر لے۔ وہ کہہ رہی تھی کہ وہ تجھ سے اچھا ناچتی ہے اور جشن میں دراصل یہی ثابت کرنا چاہتی۔ وہ مجھ سے اچھا ناچے گی، میں اس کے غرور کو ہاتھ میں ملا دوں گی، میں ناچوں گی۔
डैडी, मेरा ख्याल है राजू उस जंगली लड़की चंदा से प्यार करता है। तुमने ये कैसे महसूस किया? महसूस तुमने नहीं किया, लेकिन मैंने देखा है। साहिल पे जो हार मेरे कदमों तले कुचला गया, जो फूल मिट्टी में मिल गए, वही फूल वही हार जब चंदा ने राजू के गले में पहनाया तो वो मुस्कुरा दिया था। उसकी मुस्कुराहट खुशी की अलामत नहीं, सियासत थी। राजू सरदार का बेटा है, छोटे लोगों का दिल रखना उसका फर्ज है। तुम हर चीज को सियासत की आंख से क्यों देखते हो डैडी? मेरे मुल्क और मेरी कौम ने मुझे यही आंखें बख्शी हैं बेटी। इस जजीरे पर कब्जा करने के लिए मैंने जो रास्ता बनाया है, उसकी पहली मंजिल तुम्हारी और राजू की शादी है। ये शादी भी सियासत ही होगी या हकीकत भी? यहाँ मेरी हर सोच हकीकत बनेगी। ये जमीन पिछले 20 बरस से मेरी ठोकरों में है। तुम चंदा से मोहब्बत करते हो? हाँ, पर तुम आओ मेरे साथ। मैं हाँ, आओ। तो तुम चंदा को हासिल करना चाहते हो? हाँ, हर कीमत पर। शायद तुम कामयाब ना हो सको। क्यों? तुम्हारे मुकाबले में सरदार का बेटा है। मेरा खानदान भी छोटा नहीं। मेरे एक आंसू के बदले इस जजीरे में बसने वाले बहुत से लोग अपना खून बहा देंगे सौदागर। गुड, वेरी गुड। अगर तुम्हें मेरी मदद की जरूरत पड़े तो मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम सच कह रहे हो सौदागर? कमजोर का साथ देना मेरा मजहब है। मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि तुम सिर्फ इसलिए मोहब्बत की बाजी हार जाओ कि तुम्हारे सामने राजू है। आओ इधर। इन्हें देख रहे हो? जब चाहोगे इन जैसी बेशुमार बंदूकें तुम्हें दे दूंगा। सारा कबीला तुम्हारे सामने झुक जाएगा। मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगा। तुम मेरे लिए इंसान नहीं, फरिश्ता हो सौदागर। सिर्फ तुम्हारा हमदर्द हूं और कुछ नहीं। जाओ और चंदा को हासिल करने की कोशिश करो। अगर कोई रास्ते में आए तो मुझे आवाज दे देना, रास्ता साफ हो जाएगा। जियो सौदागर। इसे किस राह पर लगा रहे थे डैडी? जिस कश्ती को डुबोना चाहता हूँ उसमें सुराख तलाश कर रहा था। सुना है ये लोग बड़े वतन परस्त होते हैं। लेकिन गैर मुल्की इमदाद पर पलने वाली कौमें गैरत और जमीर का सौदा बड़ी आसानी से कर लेती हैं। मैं इस मुल्क की जमीन को बंजर बना चुका हूँ और मेरा तजुर्बा है कि जिस मुल्क की जमीन अनाज पैदा करना छोड़ दे, वहां सिर्फ गद्दारी और वतन फरोशी की फसल उगती है। चंदा, क्या सोच रही? सोच रही हूँ ये जो सौदागर है ना। क्या है सौदागर? ये सौदागर अब तक अनाज के बदले इस जजीरे से मोती ले जाता रहा है। कहीं इस मर्तबा अनाज के बदले मेरा प्यार न छीन कर ले जाए। ये तेरा बहन है चंदा। प्यार के बंधन ना तो सौदागर तोड़ सकता है और ना ही मेरा बाबा अनाज के बदले अपने बेटे की खुशियों का सौदा कर सकता है। अगर ऐसा हो गया तो? ऐसा कभी नहीं हो सकता चंदा।
اگر ایسا ہو تو میں بابا کا حکم ماننے سے انکار کر دوں گا. سچ یقین نہیں آتا ہے؟ تو پھر وعدہ کر آئندہ ایسی باتیں نہیں کرے گی. کروں گی. کرے گی؟ میرے پاس ہو تو چھوڑ دے. اچھا نہیں کروں گی. اب تو چھوڑ دے. کروں گی. पापा कब तक बन जाएगी? हाँ बस 1-2 दिन में बेटी, फिर हम दोनों इसमें बैठकर इन गहरे पानियों से दूर एक चमकते हुए साहिल पर उतरेंगे।
पापा हम वहाँ पर क्यों जाएंगे? सौदागर ने हमें मोहताज बना दिया है बेटी। हम इस कश्ती में अपने मोती भरकर दूसरे मुल्कों से अपने मोतियों की भी कीमत वसूल करेंगे। बाबा आज मेरी माँ जिंदा होती तो इतना अच्छा होता। तेरी माँ जिंदा है बेटी? नहीं पापा। हाँ बेटी, ये जमीन जिसमें तेरी माँ की हड्डियां दफन है, ये जमीन, ये खाक तेरी माँ ही तो है। तुझे शायद याद नहीं बेटी, लेकिन तेरी माँ की आखिरी हिचकी अभी तक मेरे कानों में गूंज रही है। उसने दम तोड़ते हुए कहा था, मेरी बच्ची का ख्याल रखना। मैंने ये कश्ती महज इसलिए बनाई है बेटी कि तेरे लिए और आने वाली नस्ल के लिए जहां से सुख मिले ले आओ, जहां से सुख मिले ले आओ। नागर, ये कश्ती किस लिए बना रहे हो? समंदर पार जाने के लिए। समंदर पार? तुम वहां जाकर क्या करोगे? हम अपनी मोती खुद बेचेंगे। क्यों बाबा? हाँ, तुमने इस छोटे से मुंह में बहुत बड़ी जबान रख दी है नागर। आने वाली नस्ल की जबान इससे भी बड़ी होगी और आवाज इससे भी ज्यादा ऊंची होगी सौदागर। इसलिए कि सर झुकाकर चुप रहकर जीने वाला जमाना आहिस्ता आहिस्ता मर रहा है। मगर तुमने ये भी सोचा है कि ये मामूली सी कश्ती समंदर की मौजों का मुकाबला कैसे करेगी? ये तो चंद थपेड़ों में उलटकर डूब जाएगी। कश्ती डूबने से कुछ नहीं होता सौदागर, इंसान का हौसला नहीं डूबना चाहिए। इतना गरज क्यों रहा है? मैं सोच भी नहीं सकता था कि चंदा मुझे छोड़कर किसी और से प्यार की बातें करेगी। तू कैसी बातें कर रहा है? मेरी सारी मेहनत बेकार की। तेरा मकान बनाया, बुरे भले में काम आया, हर तरह से माँ बेटी का ख्याल रखा, इस उम्मीद पर कि चंदा जवान होगी तो मेरी होगी। लेकिन मुझे क्या पता था कि उसके दिल में राजू का प्यार बसा है। तू तो यूं ही उनके पीछे पड़ा रहता है, वो दोनों बचपन के साथी हैं। मैं जवानी की बात कर रहा, और जवानी में बचपन का साथ गुनाह भी बन जाता है। दारा, अपने दिल की काले किस घर में ना फैला। माँ इसे समझा दे कि मुझे रोकना टोकना छोड़ दे, नहीं तो अच्छा ना होगा। सुन रही है ना तू? हाँ हाँ सुन लिया, बाहर क्या सुनाना चाहता है? जा अपना काम कर। चला जाता हूं, पर इतना याद रखना कि अगर मेरा दिल टूटा तो ये घर जो मैंने बनाया है इसे मेरे ही हाथ बर्बाद कर देंगे। देखो जूता सिंह आओ। मेरे भाई को क्या हो गया परदेसी बकरे? इसको होश में लो, अगर ये होश में ना आए तो मैं अपना कुसुन मार मार का फना कर दूंगा। अरे ये कद्दू की टिक्की मेरी जान। हाय, मेरी बकरी भाग गई। किसके साथ? अरे ढूंढ के लाओ जल्दी से, मेरी बकरी भाग गई है। हाँ भंगियो, जिंदा या मुर्दा बकरी को ढूंढ के लाए। चलो ठीक है। अरे मोती, तू तो बड़ी चालाक निकली, मुझसे मिलने के बहाने उन केकड़ों को भगा दिया। तुम्हें शर्म नहीं आती ऐसी बातें करते हुए? है, कुछ दिन के बाद तुम्हें भी शर्म नहीं आएगी। आओ इस खजूर के मुठ पर बैठ, तुम्हें जीने का तरीका सिखाऊं। हाय मेरी बकरी। मोहब्बत बकरी से ज्यादा कीमती नहीं होती पगली। बकरी को ढूंढने की बजाय मेरी आंखों में झांक कर ढूंढो, उस मोहब्बत को तलाश करो जिसकी तुम्हें तलाश है। तुम्हें नजर आएगा कि सितारों से आगे जहां और भी हैं, उतंग और भी हैं, रिठा और भी हैं। मुझे अगर चंदा न मिली तो मैं मर जाऊंगा सौदागर। इतनी जल्दी हिम्मत हार दी तुमने? लेकिन चंदा तो राजू से प्यार करती है सौदागर, राजू से। लेकिन राजू एलिस से प्यार करता है। सौदागर, ये तुम क्या कह रहे हो? मैं ये नहीं मान सकता। मैं ठीक कह रहा हूं। जब जी चाहे चंदा का हाथ पकड़ लेना, राजू देखेगा और मुंह फेर कर चला जाएगा। मुझे यकीन नहीं आता सौदागर। आजमा लेना। कहीं मुझे मरवा ना देना सौदागर। मैं पूरे जजीरे की जिंदगी बनकर यहाँ आता हूँ, तुम्हें बात की तरफ कैसे भेज सकता हूँ? जाओ, मेरी जबान से निकला हुआ हर लफ्ज तुम्हारा नसीब है, जिसे बदलना नामुमकिन है। जियो सौदागर। मैं एलिस के साथ शिकार पर नहीं जाऊंगा बाबा, आप किसी और को भेजें। क्यों? बाबा मैं डरता हूँ कहीं एलिस मेरे खुलूस को कुछ और न समझ बैठे। मेरा मतलब है, मैं तुम्हारा मतलब समझ गया हूँ, और तुम भी समझो, एलिस के समझने या न समझने से कुछ नहीं होगा। वही होगा जो इस कबीले का दस्तूर है। लेकिन बाबा फिर भी राजू, एलिस और सौदागर हमारे दोस्त भी और मेहमान भी, उनका दिल रखना हमारा फर्ज है। कल तुम इस कबीले के सरदार बनने वाले हो, अपनी जिम्मेदारी अभी से महसूस करो। तुम एलिस के साथ शिकार पर जाओगे।
अरे मोती, अरे मोती, क्या बात है? मोती, वो दोनों। क्या हो गया उन दोनों को? अरे वो दोनों, वो है ना, वो एलिस और राजू, वो शिकार खेल रहे हैं। शिकार खेल रहे हैं तो मैं क्या करूं? मेरा मतलब है मोती कि वो दोनों शिकार खेल रहे हैं। वो दोनों शिकार खेल रहे हैं, हम दोनों थोड़ा सा प्यार कर ले। मेरा मतलब है कि बेकार बैठने से क्या फायदा? आखिर तुम मेरे पीछे क्यों पड़े हुए हो? अगर ये तुमने पूछ ही लिया है मोती, तो फिर सुन, मेरा बाप 20 शादियां और 5 इश्क कर चुका है। ये हो गई सिल्वर जुबली, लेकिन ये मेरा पहला और आखिरी इश्क तुमसे। चाचा, कहीं देखे तेरे जैसे आशिक? हाय, मुझ जैसा आशिक नहीं देखा होगा मोती। छोटे हैं, हिम्मत है तो रास्ता रोक ले, हौसला है तो आगे बढ़।
بستی میں کسی کی آبرو لوٹنے والا کوئی لٹیرا زندہ نہیں رہ سکتا تارا. جاؤ ان زخموں پر مرہم رکھتے ہوئے یاد کرنا کہ تیرے ہاتھ گناہ بن کر پھر کسی کا ہاتھ پکڑے. کوئی پوچھے کہ یہ زخم کہاں سے لگے تو کہہ دینا ٹھوکر لگی تھی, گر پڑا. آئندہ آنکھیں کھول کر چلوں گا. اور سن, تو اپنی شکست کا ذکر بستی میں کسی سے نہ کرنا, نہ ہی میں اپنے بابا سے کہوں گا, ورنہ لوگ سمجھیں گے تو نے یہ سمجھ کر سر جھکا لیا کہ میں ایک سردار کا بیٹا تھا. جاؤ. میں نے تیرا بدلہ لے لیا چندا. چندا چندا راجو, چندا اپنی حیثیت بھول گئی ہے. ایک معمولی لڑکی کے لیے لڑنا کوئی اچھی بات نہیں. چندا کوئی معمولی لڑکی نہیں ہے ایلنس. کیا مطلب؟ چندا میرے بچپن کی ساتھی ہے, اور بچپن کے ساتھی تو زندگی سے زیادہ پیارے ہوتے ہیں. چندا میری بات تو کیا اس ولایتی مرغی کے پاس یہاں کیا لینے آیا ہے؟ آئندہ مجھ سے بات نہ کرنا. تو میری بات نہیں سنی؟ نہیں, بالکل نہیں. اگر تھی میری بات نہ سنی میں بھی تجھے کبھی نہ بولوں گا. میں راجو سے کبھی بات نہیں کروں گی, لیکن میں اس سے بات کیے بغیر رہ بھی تو نہیں سکتی. میری بات بھی نہیں سنی اور چلی گئی. میں اس سے کبھی نہیں بولوں گا. لیکن اس دل کا کیا کروں جو اس سے ملنے کے لیے بے چین ہے. اپنے چہرے سے شکست کی گرد پہنچ ڈالو. بھول جاؤ کہ راجو کے ہاتھ تمہارے اور چندا کے درمیان دیوار بنے. صرف آنکھیں بند کر کے اسی راستے پر چلتے جاؤ جو میری ہمدردی نے تمہیں دکھایا ہے. آج تو یہ ثابت ہو گیا ہے سوداگر کہ راجو چندا سے پیار کرتا ہے. کچھ بھی ہو, راجو کو ایلس سے شادی کرنا پڑے گی اور چندا تمہیں ملے گی. یہ میرا فیصلہ ہے. لیکن چندا مجھے کیسے ملے گی؟ تمہیں راستہ دکھا دیا ہے, چلتے جاؤ, منزل مل جائے گی. سوچو گے تو راستہ بھول جاؤ گے. لیکن میں آج کی بے عزتی کا بدلہ راجو سے ضرور لوں گا سوداگر. نہیں, بس سلگتے رہو. وقت آنے پر بھڑک اٹھنا. ابھی چل اٹھے تو بجھا دیے جاؤ گے. جاؤ. ڈیڈی, آؤ بیٹی. آج میں نے وہ ہاتھ تلاش کر لیے ہیں جو اس قوم کی کشتی کو ڈبو ڈالیں گے. میں نے بھی سن لیا ہے ڈیڈی, لیکن میں پھر کہتی ہوں, یہ لوگ اپنے سردار کے بڑے وفادار ہوتے ہیں. وفادار؟ مائی انوسینٹ بیبی. سیاست کی آگ میں ہر وفاداری پگھل جاتی ہے. میرے یہ تمغے میرے اس دعوے کا ثبوت ہے, اور بہت جلد ان میں ایک اور کا اضافہ ہونے والا ہے. خدا کے لیے کسی ایک ہی بندہ موتی تیرے پیار میں برباد ہو گیا ہوں. میں تینوں کے منہ پر تھوکتی ہوں. مجھے یہ تمہارے چھوٹے چھوٹے قد بالکل پسند نہیں. میں تم پر شادی کر سکتی ہوں, مگر ایک شرط پر. تیری شرط میں پوری کروں گا. شرط میں پوری کروں گا. تم حکم تو کرو میری جان. تم تینوں میں سے جس کا قد لمبا ہو گیا میں اسی کے ساتھ شادی کروں گی. ابے مجنو کی اولاد, یہ تو سوچو قد کیسے لمبا ہوگا. ایک پیالہ پی کر سوچیں گے. ٹھیک ہے. کہیں راجو سچ مچ تو ناراض نہیں ہو گیا. چل, لڑائی لڑائی معاف, صلح کر. تو بات نہیں کرے گی تو پھر تو یہاں کیوں؟ تجھے اچھا نہیں لگتا تو چلی جا.
तेरा घर कहाँ है? आए हाय, शुक्र है तूने मेरे घर का तो पूछ लिया मोती। बहुत बड़ा होगा तेरा घर। हाँ मोती, मेरा घर बहुत बड़ा है। मेरा बाप भी बहुत बड़ा आदमी है, इतना बड़ा आदमी है मोती कि किसी शरीफ आदमी के 3-4 बाप उसमें से निकल सकते हैं। मेरे बाप ने लाखों आदमियों के घर छीन कर अपना बहुत बड़ा घर बना लिया। तू तो सिर्फ इतना जानती है कि समंदर में से मोती कैसे निकाला जाता है। मैं तुम्हें क्या बताऊं मोती, मेरे बाप ने दौलत हासिल करने के लिए अपनी कौम से गद्दारी की। अंग्रेजों ने उसे सर का खिताब दे दिया और मेरे बाप का सर शर्म से झुक गया। मैं तुम्हें क्या बताऊं मोती, सच कहता हूं, हमारे घर में इतनी दौलत है, इतने सिक्के हैं कि चारों तरफ सिक्कों की छना छन खना खन की आवाजें आने लगती हैं। चलोगे उस घर में? मैं लानत भेजती हूँ उस घर में जाने वाले पर। जिस घर में सोना चांदी और पैसा हो वहाँ इंसान नहीं रह सकता। अरे कहाँ चली, मालूम होता है तो बहुत बड़े फाकामस्त बाप की बेटी है। कोई बात नहीं, मेरा बाप लखपति सही, मैं करोड़पति सही, लेकिन मैं तुमसे वादा करता हूँ मोती कि मैं किसी दरख्त की शाख पर एक घोंसला बनाकर सारी जिंदगी तेरे साथ गुजारूंगा, यानी कि तुझे अपनी बुलबुल बनाऊंगा और मैं तेरा कौवा बनूंगा। मान सकते हो तो मान लो सरदार कि हम अपने समंदरों की दौलत बहुत सस्ती बेच रहे हैं। आखिर तुम चाहते क्या हो? मैं ये चाहता हूं कि इस बार सौदागर को खाली हाथ वापस जाने दो। उसे कह दो कि हम अपने मोती रेत के भाव नहीं बेचेंगे। नहीं नहीं, अगर हम सौदागर को मोती नहीं देंगे तो अनाज कहां से मिलेगा? जरूरत की चीजें जमीन उगलेगी या आसमान बरसाएगा। सुख न आसमान से बरसता है न जमीन से उगता है सरदार, सुख तो अपनी मेहनत से पैदा होता है। मेरी कश्ती तैयार हो चुकी है, तुम सौदागर को खाली हाथ वापस भेजने का अहद करो। मैं अपनी कश्ती में मोती भरकर उस साहिल पर उतरूंगा जहां इंसानी मेहनत बहुत महंगी बिकती है। मैं वो अनाज लाऊंगा जिसे जबान पे रखते हुए न रूह कांपेगी, न तुम्हारे नजदीक गुलामी के भयानक साए आएंगे। गुलामी गुलामी, आखिर तुम किस गुलामी की बात कर रहे हो नागर? दूसरों के सहारे जिंदा रहना बदतरीन गुलामी है सरदार। अपने पांव पे चलता हुआ आदमी अगर गिर जाए तो फिर खड़ा हो सकता है, लेकिन दूसरों की दी हुई बिसाखियां अगर एक दफा छिन जाए तो आदमी जहां गिरता है वहीं मर जाता है। मुझ पे भरोसा करो सरदार, बस कुछ दिनों की बात है, मैं मोती लेके जाऊंगा और अनाज लेके वापस आऊंगा। एक ख्वाब है जो तुमने देखा है, जिसकी कोई ताबीर नहीं। तुम बेफिक्र रहो नागर, सौदागर सौदागर ही नहीं बल्कि हमारा दोस्त भी है। उसने हमारी उस वक्त मदद की है जब हमारी जमीनें बंजर हो चुकी थी। हमारी जमीनों का बंजर होना ही सौदागर की दोस्ती का सबसे बड़ा सबूत। नागर, मैं अपने दोस्त पर यह इल्जाम बर्दाश्त नहीं कर सकता। उस डाकू को पहचानो सरदार, उस लुटेरे को पहचानो सरदार। ये सौदागर उस कौम का बेटा है जिसका चेहरा दोस्त का और दिल दुश्मन का है। मैं अपने समुद्रों के मोती खुद फरोख्त करूं। नहीं, मैं इसकी इजाजत नहीं दूंगा। यहां का सरदार मैं हूं, इस जमीन पर मेरा फैसला चलेगा, तुम्हारी सोच नहीं। बहुत अच्छा सरदार, बहुत अच्छा, लेकिन मेरी एक बात याद रखना, एक वक्त आएगा जब मेरी हर बात तुम्हारी आंख में आंसू बनकर उतर जाएगी। उस वक्त ये सांप तुम्हें डसकर बहुत दूर जा चुका होगा और तुम लकीर पीटते पीटते मर जाओगे। लौट कर फिर क्या कहने आए हो? क्या बात है दोस्त? ओह, तुम आओ दोस्त, बैठो। क्या किसी से झगड़ रहे थे? नहीं, नागर था, उल्टी सीधी बातें करने का आदी है। कहो कैसे आना हुआ? एक ख्वाहिश लेकर आया हूं। कैसी ख्वाहिश? मेरी बेटी एलिस की शादी अपने बेटे से कर दो। सौदागर, तुम ये क्या कर? वही जो मैं चाहता हूं। मुझे अफसोस है, मैं अपने दोस्त की ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकता। मजबूरी क्या है? यहाँ का दस्तूर, सरदार के खानदान का कोई फर्द किसी भी गैर मुल्की लड़की से शादी नहीं कर सकता। दस्तूर बदल भी सकता है। लोग बगावत कर देंगे, बगावत दबाई जा सकती। लोगों के उठे हुए सर झुकाना आसान बात नहीं।
तो फिर उन्हें भूखा मरना पड़ेगा। मैं अपने साथ लाए हुए अनाज को आग लगा दूंगा। ये तुम क्या कह रहे हो? सौदागर हूं, सौदा करना चाहता हूं। एलिस और राजू की शादी कर दो या अपनी कौम को भूखा मार दो। सौदागर? तुम सरदार हो और मैं सौदागर। देखना यह है कि कौन अपनी जगह खड़ा रहता है। अगर तुम अपने फैसले से न हटे तो मैं अपने फैसले पर अमल करूंगा। अनाज को आग मत लगाना। तो क्या तुमने मेरी बात मान ली? नहीं, मैं कौम के दिल में झांककर तुम्हारे सवाल का जवाब तलाश करूंगा। कब तक? कुछ मोहलत दो। वापसी के लिए मेरा जहाज आने में भी चंद हफ्ते बाकी है। चंद दिनों तक ही मैं तुम्हारे सवाल का जवाब दूंगा। ठीक है, अगर तुम अपना दस्तूर बदल सकते हो तो बदल डालो, वरना मैं अपने फैसले पर अमल करते हुए सोचा नहीं करता। सौदागर, बहुत खूब दारा। नागर की कश्ती तुम जलाए हो और एक आग सरदार के जहन में मैं लगाया हूं। मेरी मंजिल भी नजदीक है और तुम्हारा मकसद भी। एलिस, मेरे दिमाग पर तुम फख्र करो और मेरी सियासत पर मेरी कौम नाज करेगी। मेरी कश्ती को किसने आग लगा दी है? मेरी मेहनत, मेरे ख्वाब सब जल के राख हो गए। बताओ सरदार, इस जमीन पर जहां कोई किसी का दुश्मन न था, कौन मेरा दुश्मन पैदा हो गया है? मैं भी यही सोच रहा हूं नागर। कौन है वो जिसने तुम्हारे किश्ती को आग लगा दी? उसे तुम भी जानते हो और उसे मैं भी पहचानता हूं, लेकिन उसका नाम लेते हुए तुम्हारी जुबान कांपती है। अगर तुम उसे जानते हो तो उसका नाम क्यों नहीं लेते? तुम उसके सामने सर नहीं उठा सकते। मैं पूछता हूं, नाम क्या है उसका? सौदागर, वही जो सबका दोस्त है, सबका दुश्मन है। उसी ने मेरी कश्ती जलाई है सरदार। नागर बाबा, ऐसा कभी नहीं हो सकता। सौदागर एक अच्छे आदमी हैं, हमारे मोहसिन हैं। तुम्हारी सोच अगर यही है तो यकीनन एक दिन सौदागर की साजिश तुम्हारे बाप की जगह ले लेगी। जाओ नागर, जाओ। जो होना था सो हो चुका। तुम्हारा जिसने नुकसान किया है, मैं उसे तलाश करूंगा। अगर ढूंढ न सका तो अपना बुढ़ापा लेकर एक तरफ हट जाऊंगा और राजू को सरदार बना दूंगा। फिर राजू की जवान आंखें उस दुश्मन को तलाश कर लेंगी। ये सिर्फ तसल्ली है या अहद है सरदार? अहद ही नहीं, बल्कि तुम इसे कसम भी समझ सकता हो। चल अपनी आंखों से देख, यक्का लंबा हो गया। ये देख आ गया है। तू इतना लंबा कैसे हो गया? कैसे आसमान तक लंबा हो रहे हो? नहीं, बस इतना ही ठीक है। तो अच्छा, जल्दी अपना वादा पूरा कर और मुझसे शादी कर। हाँ, तो फिक्र न कर, बस मैं तेरी हो गई। ओह मेरी जाने जिगर, आप मेरे गले तो लग जा। मोती, इस दगाबाज के चक्कर पर मत आना, ये मुझ पे चढ़ के लंबा हुआ है। किस नाजुक मौके पे बोले हो मेरे दुश्मन। मोहब्बत में ऐसे ही होता है मेरे बच्चे। अब समझे तुम्हारी चालाकी, तुम सब दगाबाज हो। नहीं, तू कर ले प्यार, मेरा काम भी खराब किया। तू मेरा दुश्मन हो। वेरी गुड बाबा, तुमने अपने बाद राजू को सरदार बनाने का फैसला करके बहुत अच्छा किया। आने वाली 14वीं की रात को पूरी बस्ती दुल्हन की तरह सजेगी। यहाँ बहुत बड़ा जश्न होगा। मेरे ख्याल में उसी जश्न की रात एलिस और राजू की मंगनी हो जाए तो। उसी जश्न में? हाँ, दो खुशियां एक साथ हो जाए तो क्या बुराई है? सौदागर, तुम मेरा इम्तिहान तो नहीं ले रहे हो? इम्तिहान कैसा? एलिस मशरिक का खून है जिसे मैं वापस मशरिक की शरियानों में डालना चाहता हूँ। क्या यहाँ के लोग अपने खून से भी नफरत करते हैं? नहीं, यहाँ के लोगों का अकीदा है सौदागर, जिस खून में किसी अजनबी कौम का खून शामिल हो जाए वो खून खून नहीं पानी हो जाता।
इस अकीदे को वहम समझकर अपनी कौम के जहन से मिटा दो सरदार। मैं अपने साथ इतना बारूद ले आया हूं जो लोगों को तुम्हारी हिमायत पर मजबूर कर देगा। सौदागर, मुझ पर भरोसा रखो, मैं तुम्हारा दोस्त हूं। अच्छा दोस्त, मैं दोस्ती का भरम रखने के लिए जश्न की शाम एलिस और राजू के मंगने का ऐलान कर दूंगा। ओह मेरे प्यारे बाबा। राजू। ओह तू? देख, मैं तुझे इन कपड़ों में कैसी लगती हूँ? ये कपड़े क्यों पहने? तुझे दिखाने के लिए। अच्छी लगती हूँ ना? राजू। एलिस, मैं तुझसे एक सवाल करना चाहता हूँ। जवाब इन आंखों में देख लो। आंखों से नहीं, जुबान से जवाब दे के तू मुझे अब तक क्या समझती रही? जो तू मुझे समझता है। मैंने हमेशा तुझे अपना दोस्त समझा है, और वो भी इसलिए कि मगरिब में लड़कियों को दोस्त कहना कोई बुरी बात नहीं। बस तू मुझे अपना दोस्त ही समझता है? हाँ, मैं सिर्फ चंदा से प्यार करता हूँ। वही मेरी मोहब्बत है, वही मेरी जिंदगी। मैंने वो सच कह दी एलिस, जिसके बाद मुझे यकीन है
کہ تو غلط فہمی کے کسی اندھیرے میں نہیں بھٹکے گی. یہ تو نے کیا کہہ دیا راجو؟ کیا کہہ دیا ہے؟ چودھری کی رات آنے میں بس ایک رات رہ گئی ہے چندا. پھر تیرا راجو چھوٹا سردار کہلائے گا. اللہ کرے وہ رات جلدی آئے. پھر یوں لہرا کے ناچوں گی کہ ساری دھرتی جھوم اٹھے گی. سردار نے مان لیا ہے کہ جس روز راجو کے سردار بننے کی خوشی میں جشن ہوگا اسی میں راجو اور ایلس کی منگنی کا اعلان کر دے گا. کیا تم سچ کہہ رہے ہو سوداگر؟ جھوٹ بولنا میری عادت نہیں. اب تمہارا کام صرف اتنا ہے کہ جو بات میں نے تمہیں بتائی ہے اسے بڑی احتیاط سے اپنی زبان پر رکھو اور بڑی چالاکی سے ان لوگوں کے ذہنوں میں پھیلا دو جو سردار کے فیصلے کے خلاف سر اٹھانے کی جرات کر سکے. میں سب سے پہلے ناگر سے ملتا ہوں. اسے گرجنا بھی آتا ہے اور برسنا بھی. ویری گڈ. یہ سلگتی ہوئی خبر ناگر کو بھڑکا دے گی. یہ تو کیا کہہ رہا ہے؟ یہ تو کیا کہہ رہا ہے تارا؟ میں سوداگر کے خیمے کے پاس سے گزر رہا تھا کہ میں نے سنا وہ اپنی بیٹی سے کہہ رہا تھا کہ سردار نے مان لیا ہے کہ راجو اور ایلس کی منگنی اور پھر شادی ہو جائے گی. ایسا کبھی نہیں ہو سکتا. ایسا کبھی نہیں ہو سکتا. بھلا ہو تیرا. اگر ایسا ہو گیا تو ہماری ریت ٹوٹ جائے گی ناگر. تو ریت کی بات کر رہا ہے اور میں زمین کے خلاف غلامی کے بڑھتے ہوئے ناپاک قدم دیکھ رہا ہوں. لیکن جب تک ناگر کے جسم میں لہو کی ایک بوند بھی باقی ہے سردار اپنے فیصلے پر عمل نہیں کر سکتا. بھلا ہو تیرا. میں تیرے ساتھ. میں مر گئی. کس میں مر گئی؟ کیا بات ہے؟ بہت اچھی بات ہے موتی. سنو گی تو دل میں پٹھورے بننے لگیں گے. ہلچل مچے گی. طوفان آئے گا. آندھی چلے گی. اولے برسیں گے. میری بات تو سن. ایک چراغ سے دوسرا چراغ جلے گا اور دوسرے سے تیسرا. جن کی روشنیاں تمہاری سازش کے اندھیروں کو نگل جائیں گی سوداگر. کیا بک رہے ہو؟ کیسی سازش؟ وہی سازش جس نے پہلے اناج کے بدلے پوری بستی کو بھیکاری بنایا اور بیلس کے روپ میں بستی کی غیرت کا سودا کرنا چاہا. میری ہمدردی کو سازش کا نام دیتے ہو یہ بھول کر کہ اگر میں نے اناج کی فراہمی بند کر دی تو اس بستی کا بچہ بچہ بھوکا مر جائے گا. اور اب اگر میں نے راجو اور ایلس کی شادی سے انکار کر دیا تو راجو تڑپ تڑپ کر مر جائے گا. یہ غلط ہے. اگر یہ غلط ہوتا تو راجو اس شادی کی مخالفت کرنے والا سب سے پہلا شخص ہوتا. راجو اگر ایلس سے پیار کرتا ہے تب بھی یہ شادی نہیں ہو سکتی سوداگر. کیونکہ یہ شادی نہیں غلامی کا توق ہے جو تم اس بستی کے گلے میں ڈالنا چاہتے ہو. یہ شادی غلامی کا توق نہیں ہے نادر بلکہ تمہارے ناپاک ارادوں کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے. کیا مطلب؟ مطلب تم اچھی طرح جانتے ہو اور اس حقیقت سے میں بھی اچھی طرح واقف ہوں کہ اس بستی کی ہمدردی کے پردے میں تم کیا چاہتے ہو. کیا چاہتا ہوں؟ بات کرو نادر. اگر تمہاری یہ آواز بستی والوں کے کانوں تک پہنچ گئی تو تمہارا وہ خواب ادھورا رہ جائے گا جس کی تکمیل کے لیے تمہارے اشاروں پر چندا نے راجو کے گرد اپنی جوانی کا حسین جال بنا اور دوسری طرف دوستی کی آڑ لے کر تم نے سردار کو بے وقوف بنانا چاہا اور تمہارے سارے منصوبے پر راجو اور ایلس کی شادی کی خبر نے پانی پھیر دیا. بات کو غلط رنگ نہ دو سوداگر. بات کو غلط انداز نہ دو ناگر. اگر تم اس بستی کا سردار بننا چاہتے ہو تو میری طرف دوستی کا ہاتھ بڑھاؤ اور سردار سے اس کا مقام چھین کر خود سردار بن جاؤ. اس لہو کو پہچانو سوداگر. میں اسی لہو کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ آج نہیں تو کل اسی لہو میں ڈوبا ہوا انقلاب کا پرچم ابھرے گا جس کے سائے میں پوری قوم طوفان بن کر اٹھے گی اور تمہاری سازشوں کو پار کر لے جائے گی.
خون میں لتڑی ہوئی اس دھرتی کی مقدس مٹی تجھ سے سوال کرتی ہے راجو کہ تو نے یہ جانتے ہوئے کہ ایلس اس قوم کی بیٹی ہے جو ہم جیسی غریب آبادیوں کی آزادی کے محافظ بن کر آئے اور غلامی کی زنجیروں میں جکڑ گئے، ایلس کو اپنے دل پہ راج کرنے کا اختیار کیوں دیا؟ جواب دے راجو، جب تیرے دل پہ ایلس کا راج ہوگا تو اس بستی پہ کس کا راج ہوگا؟ کیا کہہ رہے ہو ناگر بابا؟ ایلس کو ایلس جیسی بے شمار مغربی لڑکیوں کو میں تم سے زیادہ جانتا ہوں. ان کی بائیں کسی کی گردن میں اور دل کسی اور کی جھولی میں ہوتا ہے. تو کیا تو ایلس سے محبت نہیں کرتا؟ نہیں ناگر بابا، آخر بات کیا ہے؟ بات بہت آگے بڑھ چکی ہے راجو. سوداگر نے ایلس سے تیری شادی کا منصوبہ بنایا. نہیں، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا. بابا تو کہتا تھا. تیرے بابا کی چھوٹی مجبوری سوداگر کی زبان بن گئی ہے. بوڑھا ہو گیا ہے، اس کا بڑھاپا سوداگر سے ڈرتا ہے. جوان ہے، تیری جوانی سوداگر کا مقابلہ کر سکتی ہے. میں سوداگر کی ہر سازش کا مقابلہ کروں گا. اگر بابا میرے راستے میں رکاوٹ بنا تو قسم کھا کے کہتا ہوں کہ بابا کو اس کے بیٹے سے محروم کر دوں گا. لیکن ناگر بابا، تم میرے بابا کے دوست ہو اور اپنی دوستی کو کسی امتحان میں نہ ڈالو. میں صرف اس کا دوست ہوں جو اس دھرتی کا دوست ہے. سردار کی دوستی تو کیا، میں وطن کی ناموس کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کر سکتا ہوں. وہ وقت ابھی نہیں آیا ناگر بابا. مجھ سے وعدہ کرو، اس وقت تک تم صبر سے کام لے کر سب کچھ دیکھو گے، سنو گے، برداشت کرو. تو پھر قسم کھاؤ اس دھرتی کے ناموس کی کہ تم اپنے لہو سے انقلاب کی وہ تاریخ رسم کرو گے جس کی روشنی میں آنے والی نسلیں آزادی کا راستہ تلاش کر سکیں. راجو قسم کھاؤ.
किसने बंद किया है ये रक्स? क्यों बंद हुआ है ये गाना? किसने किया है बंद ये गाना? मैं तो खा रहा था अंदर खाना, अभी तो था मुझे आना, अब कोई बहाना न बनाना, रक्स जारी रहे क्योंकि रक्स खाना खा के देखा जाता। ओह कुर्बान, खामोश रहो। बस्ती के रहने वालों, आज मैं बड़ी खुशी के साथ इस बात का ऐलान करता हूं कि मेरे बाद मेरा बेटा राजू इस बस्ती का सरदार होगा। और इस खुशी के साथ साथ एक खुशखबरी ये भी है कि मैं सारी बस्ती के मोहसिन, मेरे सच्चे हमदर्द दोस्त सौदागर की बेटी एलिस के साथ अपने बेटे राजू की मंगनी का ऐलान भी करता हूं। ऐसा कभी नहीं हो सकता सरदार। तुम्हें कुछ ऐतराज है? ये अपनों की बात है सौदागर, गैरों को इसमें बोलने का कोई हक नहीं है। मैं सरदार से पूछता हूं कि नागर, एलिस और राजू की शादी हो जाए, ये मेरे दोस्त की ख्वाहिश है। मैं अपने दोस्त की ख्वाहिश हर कीमत पर पूरी करूंगा। मैं इस फैसले को मानने से इनकार करता हूं बाबा। राजू, मैं इंसान हूं बाबा, समुद्रों से निकला हुआ मोती नहीं, जिसे जब चाहो जैसे चाहो जिस कीमत चाहो दे डालो। राजू, अगर तूने मेरा फैसला ना माना तो मैं तुझे इस बस्ती से निकाल दूंगा। दिल के फैसलों पर तो इंसान दुनिया से निकल जाता है। मैं अगर इस बस्ती से निकल गया तो क्या होगा? राजू, पहले से शादी का फैसला करके तुमने मुझसे मेरा प्यार छीन लिया है, और मैं इस बस्ती को छोड़कर तुमसे तुम्हारा बेटा छीन रहा हूं। और अगर मेरा प्यार मेरे लिए मर गया तो समझ लो तुम्हारा बेटा भी तुम्हारे लिए मर गया। राजू, रुक जाओ राजू। सरदार का दिल इतना मैला होगा मैं कभी सोच भी ना सकती थी माँ। राजू अगर इनकार न करता तो सरदार ने सौदागर की बेटी को बहू बना ही लिया था। माँ, तो किसी से कह दे, कोई किसी तरह राजू के पास पहुंचे, उसे एक बार मुझसे मिला दे। राजू अभी गहन में आया हुआ चांद है बेटी, कुछ दिन सब्र कर, रुत बदले, दिन गुजरे तो शायद तेरी तकदीर बदल जाए। राजू ने जिस अंदाज में मुझसे शादी करने से इनकार किया था, मैं समझती हूँ उसने कुछ अच्छा नहीं किया। अपने मकसद के लिए सब कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है बेटी। ये सरदार है या बीमार रीछ? चाचा, चाचा चा, गैंडे, चाचा, पहाड़ी बकरे, चाचा चा। क्या बकवास है? मैं तो समझा था कि आप फौत हो गए हैं। मैं जिंदा हूं, मगर तुम कहां जा रहे हो? ठग हूं। क्या मतलब? मैं अपने दोस्त के पास जा रहा हूं। वहां क्या करने जा रहे हो? जो यहां कुछ नहीं कर सकता। वहां भूखों मरोगे। तुम मेरे मेहमान हो। मैं सिर्फ दोस्त हूं और कुछ भी नहीं। तुम सरदार बनकर अपने बेटे को छोड़ सकते हो, लेकिन मैं दोस्त बनकर अपने दोस्त को नहीं छोड़ सकता। मैं कहता था एक दिन सौदागर के हाथ तुम्हारे गले में फांसी का फंदा बन जाएंगे। तुम आंखें बंद करके उस राह पे चलते हुए आज वहां पहुंचे हो जहां ना तुम आगे जा सकते हो ना पीछे हट सकते हो। तुम ही बताओ नागर, अब मैं क्या कर सकता हूं? राजू मेरा बेटा है, लेकिन मैंने सिर्फ इसलिए सजा दी है कि सौदागर मेरी मजबूरी समझ सके। तुम सौदागर से साफ साफ कह दो कि जो वो चाहता है वो नहीं हो सकता। उसे ना तुम मानते हो, ना तुम्हारा बेटा, ना तुम्हारी कौम। तुम अगर मेरी जगह होते तो शायद मुझसे भी ज्यादा मजबूर होते। सौदागर की बदली हुई निगाहें पूरे कौम को फूका मार देगी नागर। कौम की बात छोड़ो सरदार, कौम तुम्हारी इज्जत की खातिर दरख्तों की छाल और पत्तों पर गुजारा कर सकती है। नहीं नागर, जिस कौम को आसानियों की आदत पड़ जाए, अगर जरा सी मुश्किल आ पड़े तो वो अपनी वफादारी बदल देती है। अगर ये बात है सरदार, तो मैं काज़म बनकर पूरे जजीरे में फैल जाऊंगा। मैं कौम को बताऊंगा कि बुरा वक्त आने वाला है, कौम इसके लिए तैयार होगी, ये मेरी जिम्मेदारी है।
तुम सौदागर से कह दो कि हम अनाज के बदले अपने जमीर और अपने फैसलों का सौदा नहीं कर सकते। एलन से शादी का फैसला करके तुमने मुझसे मेरा प्यार छीना है और मैं इस बस्ती को छोड़ के तुमसे तुम्हारा बेटा छीन रहा हूं। अगर मेरा प्यार मेरे लिए मर गया तो समझ लो तुम्हारा बेटा भी तुम्हारे लिए मर गया। एक बात याद रखना सरदार, एक वक्त आएगा जब मेरी हर बात तुम्हारी आंख में आंसू बनकर उतर आएगी। उस वक्त ये सांप तुम्हें डसकर बहुत दूर जा चुका होगा और तुम लकीर पीटते पीटते मर जाओगे। तुम सौदागर से साफ साफ कह दो, जो वो चाहता है ना तुम मानते हो, ना तुम्हारा बेटा, ना तुम्हारी कौम। राजू! मैं राजू के पास जाऊंगा। राजू, एक जाबर सरदार के फैसले को ठुकरा के राजू राजू नहीं रहा, बागी बन गया है। बागी कह के पुकारो सरदार। मैं एक बागी को नहीं, अपने बेटे राजू को मनाने आया हूँ। जब बेटे को मनाने आ ही गए तो बाप बनकर उस सरदार के फैसले को भी ठुकरा दो, जो नाच के बस मोती बेचता बेचता बेटे के गुस्से भी बेचता जाता। राजू, मैं सरदार पहले हूँ और बाप बाद में। तो मैं सरदार को कह चुका हूँ कि राजू एलन से शादी नहीं करेगा। अब बाप से दरख्वास्त करता हूँ कि राजू कबूल जाए। राजू एक संग दिल सरदार के फैसले की भीड़ चढ़ गया। सोच लो राजू, मैं जो कहना चाहता था कह चुका। तो फिर मेरा हुक्म भी सुन लो। तुम बस्ती में उस वक्त तक कदम नहीं रखोगे जब तक एलिस से शादी करने पर रजामंद नहीं हो जाती। और अगर तुम बस्ती में देखे गए तो उसे बागियाना हरकत समझकर तुम्हारे साथ वही सलूक किया जाएगा जो एक बागी के साथ किया जाता है। तुम चंदा के दिल तक पहुंचे हो या नहीं, लेकिन मैंने हालात को उस मकाम तक पहुंचा दिया है जहां से एक ही कदम उठाकर तुम चंदा के जिस्म तक पहुंच जाओगे। वो कैसे सौदागर? उसे अगवा कर लो और चंद दिनों के लिए उन पहाड़ियों में छुप जाओ जहां तुम्हें कोई तलाश न कर सके। नहीं नहीं, किसी को अगवा करना यहाँ का सबसे बड़ा जुर्म है। जहां कोई कानून न हो वहां कोई हरकत जुर्म नहीं होती। मैं पकड़ा गया तो सरदार मुझे मार डालेगा। मैं तुम्हारे साथ हूं, बस यही काफी है। अब मैं सुनूं तो बस ये कि चंदा गायब हो गई है। सरदार की दी हुई कोई सजा तुम तक नहीं पहुंच सकती। मोती, हाय मोती। अबे चुप बे, क्या मोती मोती लगा रखी? बस आज तो अपनी मिलन रात है। क्या परदेसी बकरे के साथ? आज तरह की काली जबान वाले। आज दादा जी बच्चा गलत हो जाएगा। अच्छा भाई, तुम लोग ये डंडा कुंडी संभालो, मैं जरा चंदा के घर जा रहा हूँ। खरगोश, तेरी लाश का मुर्गी ही खाएंगे। चुप है, वापस आ गया तो मारेगा, ऐसे ही मारेगा। रोट दीवाने जब के मोती न आए। बकवास न करो, हाथी के बच्चे, मोती तो मेरी है। तू अभी तक जाग रही है माँ? सो जा, सो जा। मैं कहती तू रात को यहाँ क्या लेने आया? मैं जरा अब यहाँ से निकल कर कहाँ जाऊँ? माँ, गुनाह के इस बादल से कहते कहीं और जा बरसे। यहाँ बरसा तो जमीन से वो आग उठेगी कि आसमान तक जल जाएगा। नदी किनारे पहुंचकर दाना प्यासा नहीं आखिर सो रही ना, बच्चों के प्यार में खामखा दीवार बन रही थी। आज समझा मेरे गले से लग जा। मेरी दुश्मन, मेरी जिंदगी।
मैं तुम्हें अपनी दुनिया में ले जाऊंगा, जहां तुम्हें मुझसे कोई नहीं छीन सकेगा। अरे भैया कहाँ जा रहे हो? समुद्र में डूबकर मोती को तलाश करने जा रहा हूँ। अरे इसका मतलब है कि तारा चंदा को लेने आसमान पर चला गया है। अरे कुछ तुम्हें खबर क्या है? अबे ये तो चंदा की आवाज है, मालूम होता है जमीन पर उतर आई है। अरे तारा ने गजब कर दिया। तुम मुझे ही ठहरो, तुम तारा को देखो कि वो चंदा को कहाँ ले गया। अरे सुनो, जगह देखकर तुम साहिल पर ठहरना, तो मैं राजू को बताता हूँ। किस बात पर रो रही हो? अपनी बर्बादी पर। कौन है तुम्हारी बर्बादी की वजह? हाथ तारा के थे, लेकिन बुनियाद सरदार का बेटा राजू है, जिससे चंदा प्यार करती थी। काश वो ना होता तो आज मैं अपनी बेटी से महरूम ना होती। तुम राजू की शिकायत सरदार से क्यों नहीं करती? कहाँ लेकर गए हो चंदा को? मैंने टिक्की को दारा के पीछे भेजा था, वो तुम्हें साहिल पर मिल जाएगा। साहिल पर मिल जाएगा? हाँ। चंदा देख, मैं तुझसे प्यार भी करता हूँ और इतना हौसला भी रखता हूँ कि तुझे आज दुनिया से छीन लाया। ये बेबसी मेरी आखिरी हिचकी तो बन सकती है, बेवफाई के सांस लेने पर मजबूर नहीं कर सकती। मुझे मेरे लिए जिंदा रहना होगा चंदा, मेरे लिए जिंदा रहना होगा। तू मेरे चेहरे पर हमेशा साथ रहने वाले प्यार की चमक देखेगी। दिलों में अंधेरा हो तो जिंदगी में प्यार कभी नहीं आता तारा। तू आज अपने जुल्म की इब्तदा कर, मैं वफा की इंतहा तक पहुंच जाऊंगी। चंदा, तू मेरी नहीं बन सकी, किसी की नहीं बन सकेगी। अब पुकार अपनी मोहब्बत को। तारा, जो मोहब्बत करते हैं वो मोहब्बत को मरने नहीं देते। मरने वाले को उसकी मौत तलाश कर ही लेती है। सवाल ये पैदा होता है कि फिर चंदा कहां गई? उसे जमीन खा गई या आसमान निकल गया? तुम सौदागर से यूं पूछ रहे हो जैसे सौदागर ने चंदा का अगवा किया है। चलो मेरे साथ, मैं जजीरे की एक एक पत्थर से पूछूंगा कि चंदा कहां है। तेरे अचानक हो जाने से बस्ती वाले जाने क्या क्या सोच रहे होंगे। जी तो नहीं चाहता कि तेरा साथ छूटे, लेकिन मैं अपनी मोहब्बत को जुर्म नहीं बनाना चाहता। मैं तुझे खुद बस्ती तक छोड़ कर आऊंगा। नहीं राजू, आज मेरे फैसले का साथ दे चंदा, अपने दिल का नहीं। अगर तेरी यही मर्जी है राजू, तो मैं तुम्हारे फैसले को अपना नसीब समझकर मान लेती हूँ। आ चले।
राजू, बस्ती की तरफ उठते हुए अपने नापाक कदम यहीं रोक ले और अपने इस जुर्म की सजा खुद ही तजवीज कर ले जिसे तू अपने पहलू में लिए घूम रहा। राजू ने कोई जुर्म नहीं किया। मैं अगर मुजरिम होता तो मेरे पांव इस बस्ती की तरफ कभी ना उठते। क्या यह गलत है? तूने रात के अंधेरे में चंदा को अगवा किया? इस सवाल का जवाब मैं दूंगी। चंदा को अगवा दारा ने किया था, लेकिन वजह राजू की मोहब्बत थी। अगर तेरी बात सच है तो इसका मतलब दारा चंदा को बेआबरू कर चुका है। राजू, इस बेआबरू लड़की को अपनाने के लिए तूने हमारा साथ छोड़ा था। सरदार, अगर मर्द की आदत बनकर औरत को गाली दे रहे हो तो अलग बात है, वरना मैं सूरज के उजालों की तरह देता हूँ। मैं नहीं मानता, ये झूठ है। तुम्हें और सारी बस्ती को ये मानना पड़ेगा, ये सच है। मैं सबूत चाहूंगा। मैं हर आजमाइश के लिए तैयार हूँ। तो फिर तुझे रिवायत के मुताबिक आग पर से गुजरना होगा। क्या तू इसके लिए तैयार है? शायद चंदा इनकार नहीं करेगी। ये अगर सच्ची है तो आग पर से गुजर जाएगी, और अगर झूठी है तो जलकर मर जाएगी। तुम आग भड़काओ सरदार, मैं अपनी पाक दामनी का सबूत बनकर शोलों पर से गुजरूंगी। फिर सोच ले चंदा, आग का काम है जलाना। जानती हूँ मैं आग पर से जरूर गुजरूंगी, लेकिन एक शर्त पर। वो क्या? अगर मैं जिंदा बच गई तो राजू मेरा होगा। मुझे मंजूर है। अगर तू जिंदा बच गई तो राजू तेरा होगा। सरदार का ये फैसला कि चंदा को आग पर से गुजरना होगा, यकीनन चंदा को जलाकर राख कर देगा। डैडी, ये भी तो मुमकिन है कि चंदा पाक दामन हो, आग पर से गुजरे और बच जाए। ये साइंस का दौर है एलिस, मौजज़ों का नहीं। आग पर से गुनाह गुजरे या बेगुनाही, आग हर चीज को जला देती है। और अगर किसी हादसे ने चंदा को बचा भी दिया तो मेरी सियासत के शोले उससे लिपट जाएंगे। भड़क रही है चंदा, अपनी बेगुनाही का सबूत बनकर गुजर जा या जलकर राख हो जा। इशारे पर रुख बदलेंगे। सरदार के मुंह में तुम्हारी जुबान होगी, उसका हर फैसला तुम्हारे जहन से निकलेगा। मुहताज कौम का फैसला कोई फैसला नहीं होता, चाहे वो पूरी कौम करे या किसी हुक्मरान की जबान करे। डैडी, मैं समझती हूँ अब हमारा यहाँ रहना फजूल है, हमें वापस चलना चाहिए। वो क्यों? कल राजू और चंदा की शादी हो जाएगी। नहीं होगी, और अगर हो भी जाए तो मत भूलो कि तुम यहाँ अपनी जरूरतें पूरी करने नहीं, अपने मुल्क की सरहदें बढ़ाने आई हो। इसका मतलब है राजू मेरा है, राजू मेरा है।
बेवकूफ सौदागर, मैं जानता था तुम जरूर आओगे। मैं चंदा को उठाकर बहुत दूर ले गया था, लेकिन मेरी बदनसीबी राजू को रास्ता दिखाती हुई वहां तक ले आई। उसने चंदा को मुझसे छीन लिया। मैं जान बचाकर छुप गया और मैं बड़ी मुश्किल से तुम तक पहुंचा। मुझ तक नहीं, यूं कहो अपनी मंजिल तक पहुंचे हो। सुना है सरदार ने राजू और चंदा की शादी का फैसला किया है, शादी नहीं की। एलिस, ये दारा है, इसे गौर से देखो और पहचानो। दारा जैसे वफादार हमें हर मुल्क में मिल जाते हैं और हमारा फर्ज होता है कि हम इनकी मदद करें। दारा, बगावत कर सकते हो। किसके खिलाफ? सरदार के खिलाफ। सरदार के? मैं और मेरे चंद साथी सरदार का मुकाबला कैसे करेंगे? फिक्र ना करो, मगरिब से आया हुआ बारूद तुम्हारा साथ देगा। मेरी आंखें चंदा को तुम्हारे पहलू में और सरदार का मकाम तुम्हारे कदमों में देखना चाहती हैं। लेकिन ये होगा कैसे? कहीं तुम मुझे ख्वाब तो नहीं दिखा रहे सौदागर? नहीं, तुम्हारे ख्वाबों की ताबीर दिखा रहा हूं। कल ऐन उस वक्त जब शादी की रस्म का आगाज हो, तुम सरदार की अजमत को ठोकर मार देना। उसकी हिफाजत करने वालों के पास तीर, तलवार और नेजों के सिवा कुछ नहीं होगा और तुम्हारे पास इस जैसी बेशुमार बंदूकें होंगी। इनका इस्तेमाल मैं तुम्हें सिखा दूंगा। जियो सौदागर, जियो सौदागर। मैं अपने साथियों को इकट्ठा कर लूं। हम रात को ये बंदूकें भी ले जाएंगे और बारूद भी। एलिस, देखा तुमने, ये कौम हमारी गुलाम बनेगी और जरूर बनेगी, इसलिए कि जिस कौम की माएं गद्दारों को जन्म देती हैं, उस कौम को आजाद रहने का हक न आसमान देता है न जमीन। मुझे खुशी है कि मैंने वही किया जो मेरी कौम चाहती थी, वो नहीं किया जो सिर्फ मेरे दोस्त की ख्वाहिश थी। आज आग से गुजरी हुई चंदा और गुजरी हुई कल का मुजरिम राजू एक हो जाएंगे। ऐसा कभी नहीं हो सकता सरदार। कौन? दारा, चंदा को अगवा करने वाला मुजरिम। अगर कोई अपनी जगह से हिला तो वो लाश बनकर जमीन पर गिरेगा। दारा! ये बंदूकें कहां से लाए? जिस जहाज पर अनाज आता था, ये बंदूकें उसी जहाज से उतरी। पहले तुम नहीं जानते थे, लेकिन अब जान जाओगे कि अजनबी मुल्कों से आने वाले अनाज की तह में हमेशा बारूद रखा होता है, जो मुझ जैसे लोगों के काम आता है। लेकिन ये तुम तक पहुंची कैसे? ये ताकत मुझे सौदागर ने बख्शी है। पूछ लो अपने दोस्त से। सौदागर, तुम तो ये बारूद और बंदूकें तुम मेरी अजमत का पहरा देने के लिए लाए थे। तुम्हारे हाथ तो मेरा सहारा थे, तुम्हारा खुलूस तो मेरे पांव चुमा करता था। तुम्हारी आंखों में वफा की चमक और गद्दारी का अंधेरा एक साथ कैसे उतर आया? तुम तो मेरे दोस्त थे सौदागर। मैं दोस्त भी हूं और ताजिर भी हूं। मेरा फर्ज है कि जिसे जिस चीज की जहां जरूरत हो उसे पहुंचा दी जाए। अनाज की जरूरत तुम्हें थी, तुम्हें दिया। इसे बारूद की जरूरत थी, इसे बारूद दिया। ये बंदूक फेंक दे दारा। मैं कुछ सुनना नहीं चाहता। चला गोली। दुनिया में तुझ जैसे गद्दार न होते तो इस दुनिया से गुलामी का वजूद मिट जाता। हाँ, चुप रहो साथियों, ले जाओ इन सबको और बांधो। नागर कहाँ गया? भाग गया बुज़दिल, लेकिन बचकर कहाँ जाएगा? साथियों, उसे तलाश करो और मार डालो। बस्ती के रहने वालों, ये जगह मैंने भीख मांगकर नहीं पाई, बल्कि अपनी ताकत के बलबूते यहां तक पहुंचा हूं। अब मैं सरदार हूं, यहां मेरा हुक्म चलेगा। बुढ़िया, चंदा को ले जा और इसका ये लिबास उतार दे जो इसने राजू की दुल्हन बनने के लिए पहना था। इसे नए लिबास में लपेटकर मेरी आगोश के लिए तैयार कर दे। जा। दारा सरदार, मैं तुम्हें पहला सलाम करता हूँ। तुम्हारी मदद से दारा सरदार बन गया डैडी।
राजू और उसका बाप अपने मकाम से गिरा दिए गए। जो तुम चाहते थे वो हो गया। अब और क्या चाहते हो? चंदा और दारा की शादी हो जाए और मेरी सिफारिश से सरदार और राजू को आजादी मिल जाए, बस यही चाहता हूँ। वो क्यों? तुम सियासत को नहीं समझती बेटी। मैं सरदार को दोबारा लालच दूंगा कि वो मेरी मदद से सरदार बन सकता है, लेकिन एक शर्त पर कि वो तुम्हारी और राजू की शादी कर दे। अगर सरदार ने तुम पर भरोसा करके तुम्हारी शर्त मान ली तो क्या दारा सरदारी से अलग हो जाएगा? उसे मजबूरन ऐसा करना होगा, इसलिए कि दारा को मैंने बंदूकें तो बहुत सी दी है, लेकिन बारूद वो दिया है जिसका रंग बारूद का है, लेकिन वो मिट्टी है। ओह डैडी, तुम तो लॉर्ड क्लाइव से भी ज्यादा अजीम हो। एक बात और सुनो बेटी, सरदार ने जो खोया है उसे पाने के लिए और दारा ने जो पाया है उसे बचाने के लिए मेरी मदद से एक दूसरे का लहू उछालेंगे और फिर इसी खून में डूबा हुआ हमारा परचम उभरेगा। और अगर राजू इस लड़ाई में मारा भी गया तो उसकी बीवी होने की हैसियत से कानूनी तौर पर यह जमीन तुम्हारी होगी, हमारी कौम की होगी। सौदागर गुलामी का जो नापाक इरादा लेकर हमारे वतन की मुकद्दस सरजमीन पर उतरा था, आज वो इरादा सरदार के जिस्म के साथ जंजीरें बनकर लिपट गया है और कल यही जंजीरें हमारी गर्दन तक पहुंच जाएंगी। सौदागर के पास बारूद भी है, बंदूकें भी है, हम उसका मुकाबला कैसे करेंगे नागर? जज्बे बारूद और बंदूकों से नहीं मरते। क्यों भूलते हो कि सबसे बड़ी ताकत अवाम है? आज मरने का जज्बा लेकर जिंदा रहने की कसम खाओ। कसम खाओ कि गुलामी तुम्हारी लाशों पर आएगी, सांसों पर नहीं। कसम खाओ कि तुम पेट की आग में वतन को नहीं जलाओगे। कसम खाओ कि तुम्हारी बहनों के सर पर आंचल रहेगा, गैर मुल्की परचम का साया नहीं। कसम खाओ कि तुम वतन के लिए जियोगे और वतन के लिए मरोगे। जिंदाबाद, जिंदाबाद। आओ मैं तुम्हें वतन पर जान देने वालों का निशान दूं। आग का ये जख्म जब तक तुम्हारे हाथों पर जलता रहेगा, तुम्हें वतन के लिए मरने के अहद का एहसास दिलाएगा। तुम अगर मर गए तो वतन तुम पर नाज करेगा। जीत गए तो इस जख्म का निशान तुम्हारी अजमत का सबूत होगा। आओ वतन की तरफ बढ़ती हुई गुलामी के खिलाफ अपने हाथ बढ़ाओ। आखिरी सांस तक ये खंजर गुलामी के सीने में उतरता रहे। कोई बाकी तो नहीं बचा? इस हाथ में भी निशान डाल दो बाबा। मेरी बच्ची हैरान क्यों हो गए बाबा? तुमने तो कहा था ये जमीन मेरी माँ है। कहा तो था मेरी बच्ची, ये जमीन तेरी माँ ही तो है। इस माँ पर मैं भी जान दूंगी। क्या सोच रहे हो बाबा? आज मेरी तरफ नहीं वतन की तरफ देखो बाबा। मैं अपने लोगों को सलाम करता हूं। सौदागर, अपने नापाक इरादों को लेकर मगरिब के अंधेरों में डूब जाओ कि मशरिक जाग उठा है। तुम तो भाग गए थे, जाओ कहीं छुप जाओ। दारा की आंखें मौत बनकर तुम्हें ढूंढ रही हैं। अब तुम्हारी साजिश का कोई फंदा किसी गर्दन तक नहीं पहुंच सकता। मैं अपने साथ उन लोगों की आवाज लाया हूं जो इस जमीन को मां समझते हैं और तुम्हें उस मां का कातिल। यहां से निकल जाओ सौदागर, वरना यहां के हर पत्थर से चिंगारियां उठेंगी, हर दरख्त से फांसी के फंदे गिरेंगे, मेरे समंदर की हर लहर तलवार बन जाएगी और मोतियों का जर्रा जर्रा जहर में ढलकर तुम्हारी शरियानों में उतर जाएगा। किस राख से चिंगारी बनकर उठे हो? किस खाक की अजमत का भरम बनकर आए हो? मत भूलो कि जिस कौम को हाथ फैलाना आ जाए वो तलवार उठाना भूल जाती है। नागर,
तुम उसी कौम का चेहरा हो जिसकी पेशानी पर मेरे कदमों की खाक जमी है। अजनबी कदमों की खाक कौम जब अपने खून से धोने के लिए तैयार हो जाती है तो उसका चेहरा सूरज से भी ज्यादा रोशन हो जाता है। आहिस्ता बात करो नागर। मैं तुम्हारी कौम का मोहसिन हूं। तुम एक फैला हुआ हाथ हो, झुका हुआ सर हो, एक दबी हुई चीख हो, एक घुटी हुई सांस हो, और कुछ नहीं। तुम हमारे गेहूं के मोहताज हो। जो छिन जाए तो मौत तुम सबका मुकद्दर बन जाएगी। गलत कहते हो सौदागर। मकड़ी अगर शेर की कछार के सामने जाला बुन दे तो शेर के निकलने के रास्ते बंद नहीं हो जाते। सर झुकाकर सोचो नागर। तुम उस कौम की हिमायत का जुर्म करने आए हो जहां दारा जैसे बेटे एक औरत के जिस्म के बदले वतन बेच डालते हैं, जहां का हुक्मरान सदियों पुरानी रिवायात को हर नए दिन का कानून समझता है। इन बेवकूफों की जन्नत से निकलकर मेरे साथ मिल जाओ, जिंदगी आसानी से गुजर जाएगी। मौत है वो जिंदगी जो तुम्हारी दी हुई आसानियों में गुजरे। बदनसीब है वो जो तुम्हारी बख्शी हुई सांसों पर जिए। मुझे पहचानो सौदागर। मुझे एक आजाद मां ने जन्म दिया था और मैं गुलाम बनकर जिंदा नहीं रह सकता। हमारी ये आदत है कि हम किसी से लड़ते नहीं, लेकिन अगर जंग पर मजबूर कर दिए जाए तो फिर हम सुलह नहीं करते, समझौता नहीं करते। मेरी तरफ दुश्मनी का हाथ बढ़ाओ सौदागर। आज की रात या मैं खून में डूब जाऊंगा या तुम्हारी लाश तड़पेगी। ये बात है तो फिर इंतजार करो। मैं तुम्हारे सीने पर तुम्हारे ही खून के तमगे सजा दूंगा ताकि तुम्हारा अंजाम देखकर किसी दूसरे को सर उठाने की जरूरत ना हो। मैं इन्हीं कदमों पर खड़ा हूं सौदागर। एलिस, सारी बंदूकें तमाम गोला बारूद गायब हो गया है। खाली हाथ आए हो सौदागर। आज तक तुम हंसते रहे और हम रोते रहे। आज मैं हंस रहा हूं और तुम रो कि मेरी कौम जाग उठी है। डैडी, अब क्या होगा? सरदारी मेरे कदमों में आ गई है और वो वक्त भी आ गया है कि चंदा मेरी बाहों में झूलेगी। चंदा नहीं मिल सकी सरदार। क्या रखते हो? मैं बस्ती का कोना कोना देख कर आया हूँ। ऐसा हरगिज़ नहीं हो सकता। सर, जॉन, शायद मैं सही वक्त पर पहुंचा। गोला बारूद भी लाए हो? इतना बारूद लाया हूं कि इस जजीरे की जमीन जल जाएगी। वेरी गुड। वतन परस्ती की राख में एक चिंगारी बाकी रह गई है। आओ उसे भी बुझा दे। ये तुम क्या कह रहे हो सौदागर? घबराने की जरूरत नहीं, तुम मेरा साथ दो। मेरे सिपाही और नया बारूद साहिल पर उतर चुके हैं। जॉन, तमाम सिपाहियों से कहो बस्ती को घेरे में ले लो। ऐसा ये नहीं होगा, वरना मरने के लिए तैयार हो जाओ। बदनसीब है जिसे जिंदगी से प्यार हो।
गोली चला राजू, गोली चला। रुक क्यों गए राजू? तूने वतन की मुकद्दस मट्टी पर हाथ रखकर कसम खाई थी। चला गोली। नागर, अगर गोली चली तो तुम्हारी बच्ची जिंदा नहीं बचेगी। यहाँ का बच्चा बच्चा वतन के लिए कुर्बान किया जा सकता है सौदागर। राजू गोली चला। वतन रहेगा तो सब कुछ रहेगा, वतन न रहा तो कुछ न रहेगा। बच्ची की जिंदगी वतन के लिए है, वतन बच्ची के लिए नहीं है। ये कश्ती अगर तुम्हें और इस लाश को मगरिब के साहिलों तक ले जाए तो वहां हमारा ये पैगाम चीख चीख कर पहुंचा देना कि मशरिक में आजादी का वो अलाव रोशन हो चुका है जो अपनी तरफ बढ़ने वाली गुलामी को जलाकर राख कर देगा। हमने जिंदा रहने के लिए मरना सीख लिया है। ऐ मादरे वतन, मेरे गुलशन में एक ही फूल था जो मैंने तेरी तुरबत पर नहीं, तेरी अजमत के कदमों में निछावर कर दिया। कायदे आजम का ये फरमान है, मिल्लत इस्लाम के रहबर बनो। कायदे आजम का ये फरमान है, मिल्लत इस्लाम के रहबर बनो। आसिम व तारिक बनो, बाबर बनो, दुश्मन दी के लिए खंजर बनो। आसिम व तारिक बनो, बाबर बनो, दुश्मन दी के लिए खंजर बनो। आसिम व तारिक बनो, बाबर बनो, दुश्मन दी के लिए खंजर बनो। आसिम व तारिक बनो, बाबर बनो, दुश्मन दी के लिए खंजर बनो।